Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP, AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP, subscribe to our YouTube channel SSP Success. So today we will be talking about India-Israel relations in detail. So let's get started. इंडिया का क्या स्टैंड रहा है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पर और कब कब क्या चेंजेस आए हैं कैसे कैसे सिचुएशन में, तो वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इजराइल एंड इंडिया के रिलेशन जो है वो लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे सो दैट आपकी एसएसबी और एएफएसबी में हेल्प हो। देखो, ट्रेडिशनली जो इंडिया का स्टैंड रहा है इजराइल पैलेस्टाइन इशू पर, आपको ये मैं एक स्टेटमेंट गांधी जी की स्टेटमेंट से समझाती हूँ। और गांधी जी ने ये स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में दी थी, तो वो कॉन्टेक्स्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये बात उस टाइम की है जब ज्यूज़ पर काफ़ी अत्याचार हुआ था वेरियस कंट्रीज़ में। अराउंड 60 लाख ज्यूज़ को मरवा दिया गया था कंसंट्रेशन कैंप में। तो उस टाइम ज्यूज़ के द्वारा एक मांग चल रही थी कि ज्यूज़ को एक अलग से कंट्री मिलनी चाहिए सो दैट ज्यूज़ पर कोई अत्याचार ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, स्टेट बनाने के लिए आपको लैंड की भी तो ज़रूरत होगी, और कौन देगा लैंड ज्यूज़ को। तो उस टाइम पे ज्यूज़ ने ये कहना शुरू कर दिया कि पैलेस्टाइन में 18 ईयर्स पहले ज्यूज़ का ओरिजिन था और ज्यूज़ को ज्यूज़ को यहाँ से पैलेस्टाइन से भगा दिया गया था। तो फिर ज्यूज़ लार्ज नंबर में आके पैलेस्टाइन में रहने लगे। उस टाइम पैलेस्टाइन जो है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। धीरे धीरे ज्यूज़ की पॉपुलेशन जो है पैलेस्टाइन में बढ़ने लगी और उनकी ये मांग उठती चली जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पर अरब के लोग भी रहते थे तो पैलेस्टाइन में, तो उन्होंने कहा कि आप इतनी पुरानी बात कहाँ से लेकर आ गए, ये अब अरब की लैंड है, यहाँ पर अरब रहेंगे। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया ज्यूज़ और पैलेस्टाइन के लोग जो पैलेस्टाइन में अरब रहते थे उनके बीच। और फिर यूनाइटेड नेशन में एक पार्टीशन का प्लान को एक्सेप्ट कर दिया गया कि दो स्टेट बनेगी, जो ग्रीन वाला पार्ट है वो पैलेस्टाइन और वाइट वाला पार्ट है इजराइल। तो जो ये कंडीशन थी ना जिसमें गांधी जी ने स्टेटमेंट दी थी, वो ये थी 1947 से पहले वाली सिचुएशन की बात हो रही है। गांधी जी ने बोला था कि मानते हैं ज्यूज़ पर अत्याचार हुआ था, लेकिन एक गलत को रेक्टिफाई करने के लिए हम दूसरा गलत नहीं कर सकते। ज्यूज़ की डिमांड की रिलीजियस बेसिस पर पैलेस्टाइन में स्टेट बनाया जाए, गांधी जी ने इस बात को बिल्कुल नहीं स्वीकार किया था। गांधी जी ने कहा था इस लैंड पर अरब्स का हक है और इजराइल इसे ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो ये जो स्टैंड था गांधी जी का, इससे इंडिया का स्टैंड निकल कर आया कि यूनाइटेड नेशन में ये पार्टीशन का प्लान एक्सेप्ट किया गया, बट इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया इस प्लान के एकदम अगेंस्ट था। उसके बाद ऐसा क्यों था, इसके पीछे भी रीज़न थे। एक तो पहला रीज़न ये कि जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था ना, तो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग वो रिलीजियस लाइन पर हुआ था, बट इंडिया के अकॉर्डिंग उनकी कंट्री जो है वो सेक्युलर बेसिस पर बनी थी, ये इंडिया ने कहा था। तो इंडिया ने रिलीजियस लाइन पर स्टेट पार्टीशन पर विरोध किया। तो इजराइल पैलेस्टाइन इशू में भी इंडिया का यही स्टैंड रहा। सेकेंड, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। हमारे कंट्री में बहुत सारे मुस्लिम रहते थे और अगर इजराइल का फॉर्मेशन को हम सपोर्ट करते तो हमारे कंट्री तो न्यूली फॉर्म थी और लीडर्स को इस बात से डर भी लगता था कि कहीं हमारी कंट्री की यूनिटी ख़राब ना हो जाए। ऑलरेडी पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। तो इसी की वजह से अगर हम इजराइल को सपोर्ट करते ना, तो हमारी कंट्री के जो मुस्लिम्स हैं ना, तो वो नाराज़ हो जाते। तो वो नाराज़ ना होना, तो इसलिए हमारे लीडर्स ने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था, इसलिए उन्होंने इजराइल के फॉर्मेशन का विरोध भी किया था। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन जो ज्यू थे, उन्होंने 4 पेज का एक लेटर लिखा था नेहरू जी को 13 जून 1947 को कि आप ज्यूज बेस्ड स्टेट की फॉर्मेशन का समर्थन कीजिए। लेकिन नेहरू जी ने आइंस्टाइन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और बोला नेशनल लीडर्स को कंट्रीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। इसके बाद 1949 में यूएन में जब इजराइल को एडमिट करने की बात आई, तो तब भी इंडिया ने इसका विरोध किया। लेकिन फिर 1950 से लेकर 1990 के बीच इंडिया और इजराइल के बीच के रिलेशन इनफॉर्मल रहे। 1947 में इजराइल का फॉर्मेशन जो है हो चुका था और 1949 में इजराइल यूएन का मेंबर भी बन चुका था। लेकिन इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया 17 सितंबर 1950 को।
उस टाइम नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इज़राइल अब बन चुका है, ये एक फैक्ट है और अगर हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम यूएन के पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हैं। और इंडिया उस टाइम यूएन में काफ़ी ट्रस्ट रखता था, लेकिन इंडिया ने इज़राइल को इंडिया में एम्बेसी ओपन नहीं करने दिया 1991 तक। सिर्फ इंडिया ने इज़राइल को मतलब अलाउ किया था कि आप एक कंसुलेट ऑफिस ओपन कर सकते हैं मुंबई में। उसके पीछे भी एक रीज़न था, क्यों? क्योंकि मुंबई में काफ़ी सारे ज्यूज़ जो हैं वो रहते थे और उनका इज़राइल आना जाना आसान हो सके ताकि उनको वीज़ा लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो कंसुलेट ऑफिस जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। फिर 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुए, इज़राइल ने अपनी एम्बेसी ओपन की इंडिया में। शुरू के ये रीजंस थे इज़राइल के विरोध के, बाद में एक और रीज़न ऐड हो गया। हम जो है अरब कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड हो गए थे ऑयल परचेज़ करने के लिए और अरब कंट्रीज़ तो इज़राइल के अगेंस्ट थी, तो इंडिया को डर लगता था कि अगर वो इज़राइल को सपोर्ट करेंगे तो अरब कंट्रीज़ जो है वो नाराज़ हो जाएगी। सो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है वो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन हुआ सीनो इंडिया वॉर ऑफ 1962 के टाइम पे। 1965 में इज़राइल ने सप्लाई किया इंडिया को M58 160 mm मोर्टार एम्यूनिशन। ओके, कब? जब वॉर चल रही थी हमारी पाकिस्तान के साथ। और इज़राइल जो है वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ था जिसने इंडिया के पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट को जो है कंडेम नहीं किया था। उसके बाद कोल्ड वॉर जब ठंडी पड़ रही थी, उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया और इज़राइल के रिलेशन जो है वो अच्छे होने लगे और ये तब दिखा जब इज़राइल ने इंटेलिजेंस की मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे 1919 में, और उसके बाद एक डिज़ास्टर रिलीफ के टाइम पे भी 2001 के बुज अर्थक्वेक में। तो इसके बाद जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो फुली तरीके से इस्टेब्लिश होने शुरू हो गए। सो गाइज, दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़राइल रिलेशन एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। सो फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमिक कॉपरेशन। जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ के बीच में डायमंड में वो अराउंड 40% ऑफ बायलेटरल ट्रेड है। इंडिया इज़राइल का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एशिया का। इज़राइल की कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, रियल इस्टेट, वाटर टेक्नोलॉजीज और फोकस करती है R&D सेंटर और प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडिया। उसके बाद जो है पहला फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ ग्रांट जो है इज़राइल इंडिया इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड से अनाउंस किया गया था जुलाई 2018 में, जिसमें इंक्लूड हुआ था, जिसमें वो कंपनीज थी जो इंडियंस और इजरायली के जो लोग हैं उनकी लाइफ्स को बेटर बनाना चाहती थी थ्रू एफिशिएंट वाटर यूज़, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी यूज़ और लाइफ चेंजिंग सर्जरीज। उसके बाद जो फंड था उसका एम क्या था, ताकि वो हेल्प कर सके किसको, मतलब इजरायली एंटरप्रेन्योर्स को एंटर करवा सके इंडियन मार्केट में। ओके, सो दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस फंड। अब डिफेंस कॉपरेशन की बात कर लेते हैं। इजराइल जो है वो टॉप 4 आर्म सप्लायर है इंडिया की ऑलमोस्ट 2 डिकेड से, और जो कि सेल जो मिलिट्री सेल होती है ना इजराइल की, दैट इज़ दो उसकी वर्थ पता है कितनी है, $1 बिलियन एवरी ईयर। और इंडिया की आर्म फोर्सेस जो इंडक्ट करती है वेरियस वेपन्स, इजरायली वेपन्स, ठीक है, काफ़ी सालों से, जैसे कि जिनमें से कुछ है फाल्कन AWACS विच इज़ एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, हीरोन, फिर सर्चर 2, फिर हेरोप ड्रोन टू बारक एंटी मिसाइल डिफाइंस सिस्टम, और फिर स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। जो एक्विजिशन है वो इंक्लूड करती है अ होस्ट ऑफ इजरायली मिसाइल एंड प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन फ्रॉम पाइथन एंड देयर बाय एयर टू एयर मिसाइल टू क्रिस्टल मेज एंड स्पाइस 2000 बॉम्ब्स। इंडिया इजराइल के कॉपरेशन जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हुए 2014 में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इलेक्शन हुए। उसके बाद मई 2014 से नवंबर 2014 के बीच में इजराइल की जो एक्सपोर्ट था वो $662 मिलियन था। ओके, जो इजरायली वेपन्स थे इंडिया में जो आए थे। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने फर्स्ट एवर ऑफिशियल विजिट की थी इंडिया में फेब 2015 में, और मई 10 2017 में 3 वॉरशिप जो इंडियन नेवी की वो गई थी कहाँ पे, हाइफा पोर्ट पे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के विजिट से पहले। जो कि कौन कौन से शिप्स थी, INS मुंबई, INS त्रिशूला, INS आदित्य, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था नेवल ड्रिल में विद इजरायली नेवी वेपन, और उन्होंने पोर्ट हाइफा में एंटर किया था। तो जो इंडिया के जो हमारे चाइना के साथ रिलेशन बहुत ही ख़राब हो गए थे 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट के बाद,
उसके बाद भी इंडिया ने जो है वो अपने प्लान्स बताए कि वो कौन-कौन से वेपन्स जो है वो इज़राइल से परचेज़ कर रहे हैं। दोनों के डिफेंस मिनिस्टर्स ने डिस्कस किया कि कैसे बायलैटरल टाइज़ को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाएगा और कैसे दोनों के डिफेंस सेक्टर्स को और उनकी कंपनीज़ को प्रॉफ़िट दिलाया जाएगा। उसके बाद अब कोलैबोरेशन इन एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। दोनों नेशन ने 2008 में एक फंड शुरू किया था, एग्रीकल्चर फंड, जिसकी वर्थ थी $50 मिलियन, जो फोकस करता था डेयरी, फार्मिंग टेक्नोलॉजी और माइक्रो इरिगेशन पे। और ये था इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ये पार्ट था, दिस कॉन्स्टिट्यूट मीन्स दिस ऑल थिंग्स, जो डेयरी, फार्मिंग टेक्नोलॉजी और माइक्रो इरिगेशन, दिस वाज द पार्ट ऑफ इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। मार्च 2014 में 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ऑपरेट कराया गया इंडिया में, जो कि फ्री ट्रेनिंग सेशन दे रहा था फार्मर्स को कि कैसे एग्रीकल्चर टेक्निक से मतलब एग्रीकल्चर टेक्निक्स को यूज़ करके, मतलब इजराइल की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके इंडिया के फार्मर्स जो है वो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स कमा सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी कौन सी थी इजराइल की? वर्टिकल फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, सोलराइजेशन, ये कुछ ऑफ दी टेक्निक्स थी जो सेंटर्स में बताई गई। फार्मिंग जो थी इन सेंटर्स पे वो मेनली फोकस करती थी मैंगोज, टमाटोज, पोमग्रेनेट्स एंड सिट्रस फ्रूट्स। उसके बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या थी इंडिया इजराइल रिलेशन में? 2017 में 70,000 टूरिस्ट जो है वो इंडिया से उन्होंने इजराइल में विजिट किया और ये जो है वो 40,000 बढ़ गए पहले 6 महीने में 2018 के। एयर इंडिया जो है वो न्यू दिल्ली से डायरेक्टली तेल एविव में उसकी डायरेक्ट फ्लाइट्स चलने लगी, जो सिर्फ 7 घंटे लेती थी पहुंचाने में। इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप जो थे वो साइन किए गए 3 ईयर वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट के थ्रू, किसमें? फॉर द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन। उसके बाद एक 3 ईयर वर्क प्रोग्राम के की पॉइंट्स क्या है वो जान लेते हैं। तो दोनों कंट्रीज़ ने ये जो 3 ईयर वर्क प्रोग्राम साइन किया, जिसका जो एग्रीमेंट साइन किया, उसका एम था कि एग्जिस्टिंग सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस है उनको और बढ़ाना, ताकि वैल्यू चेन बढ़ सके, ताकि सेल्फ सफिशिएंट मोड में जो फार्मर्स वगैरह हैं वो आ सके, और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को एनकरेज किया कि वो कोलैबोरेट करें। दोनों कंट्रीज़ ने इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इम्प्लीमेंट किया और इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस को भी इम्प्लीमेंट किया। तो इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस क्या है? ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो कि एक मॉडल क्रिएट किया जिसने इकोसिस्टम में, मतलब वो एक तरीके का उसका एम था एक मॉडल इकोसिस्टम को क्रिएट करना एग्रीकल्चर में 8 स्टेट के अंदर अलोंग साइड 13 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस विद इन 75 विलेजेस। ये प्रोग्राम जो है वो प्रमोट करता नेट इनकम, बेटर लाइवलीहुड देता फार्मर्स को, ट्रांसफॉर्म करता ट्रेडिशनल फार्म से मॉडर्न इंटेंसिव फार्म्स में, जो कि बेस्ड होता इंडो इजराइल एग्रीकल्चर एक्शन प्लान स्टैंडर्ड्स पे। तो ये जो इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस है उसके फोकस क्या थे? मॉडर्न एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मार्केट लिंकेज। So guys, that was all. Do like, share and subscribe SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.